इनसे मिलिए। नमस्कार, केवीसी प्रेजेंट्स इनसे मिलिए में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोसी क्षेत्र की ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाना है जिन्होंने अपनी मेहनत, काबिलियत व ईमानदारी के दम पर एक अलग पहचान बनाई है। दोस्तों, कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं लेखनी के क्षेत्र से जुड़े कटिहार मिर्चाईबाड़ी क्षेत्र के एक ऐसे लाल से जिसने महज छोटी सी उम्र में एडिक्शन एवं एकलव्य जैसी पुस्तक की रचना कर बिहार में कटिहार जिले का नाम रोशन किया है। वहीं विगत 15 मई को संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष दहेज उन्मूलन एवं बाल विवाह जैसी समस्याओं को लेकर अपनी बेबाक अंदाज से उन्हें प्रभावित भी किया है। वर्तमान में आप कटिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज में एज ए प्रोफेसर कार्यरत हैं। आइए मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कटिहार के लाल जिन्होंने कर दिखाया है ये कमाल, अमित गुप्ता जी से। हमारे साथ अमित गुप्ता जी। नमस्कार दर्शकों। अमित गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। बहुत कुछ जानना है आपसे, जैसा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है जी रूबरू करवाना हमारे दर्शकों से। अमित जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, कैसे यहाँ तक आप पहुँचे, आपका सफर कैसा रहा? जी मैं नर्सरी स्कूलिंग ज्ञान गंगा इंग्लिश स्कूल से किया था, जो मेरे घर के बगल में ही है। मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मैं अमित गुप्ता हूं। मैंने 2 बुक लिखी है, एकलव्य और एडिक्शन। मैं आपके शहर कटिहार मिर्चाईबाड़ी से ही बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी एक टेंट के व्यवसायी हैं। अच्छा, टेंट हाउस? ये टेंट हाउस के व्यवसायी हैं। अच्छा, क्या नाम उनका? नाम हुआ उनका अशोक कुमार गुप्ता। अच्छा, काफ़ी परिचित जो है, चिर परिचित हैं जी, और जी। काफ़ी पुराने समय से जो है इस प्रोफेशन में है वो। जी। और जो है प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, स्कूलिंग आपने कहाँ से करी? जी मैं ऐसे बताया, अभी ज्ञान गंगा इंग्लिश स्कूल जो मेरे घर के बगल में एक स्कूल था, मैंने वहाँ से अपनी घर के जस्ट बगल में ही था। मैंने प्राइमरी स्कूल वहाँ से स्टार्ट की। मैंने वहाँ से नर्सरी की पढ़ाई किया था जी। फिर वहाँ से मैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल में चला गया। वहाँ तक मेरी 7th तक मैं वहाँ पढ़ा। मैं पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, इसलिए मेरे पापा मम्मी ने डिसाइड करके मुझे सिलीगुड़ी भेजा। तो वहाँ पे मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी में मैंने दाखिला करवाया गया। मैं वहाँ था, वहाँ पढ़ा। वहाँ जाते समय मैं बहुत काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था पढ़ाई में। फिर वहाँ से मैं +2 भागलपुर नवीन विद्यालय भागलपुर से किया। उसके बाद मैं एक साल ड्रॉप किया था कि मुझे भी शौक था कि मैं अच्छे IIT या NITs में पढ़ाई करूँ, लेकिन सफलता नहीं मिलने पे मैं रोकना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर था। ये कमज़ोरी की वजह थी, वजह क्या? मतलब पढ़ाई में कमज़ोर होना एक अलग बात है। कमज़ोर तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हुआ करते हैं, लेकिन पढ़ाई में कमज़ोर, मैंने सुना है कि पढ़ाई में लोग कामचोर हुआ करते हैं, बच्चे कामचोर होते हैं। तो क्या मानते हैं आप, कामचोर थे या कमज़ोर थे? कामचोर आप डायरेक्टली सिंपल वर्ड आप कामचोर बोल सकते थे, क्योंकि मैं बहुत तब खेल में बहुत ये रखता था। मैं दिन भर क्रिकेट यहाँ पे काफ़ी दोस्त है, यहाँ पे घर में आंगन में सब जगह। तो रुचि उस वक्त उधर बहुत ज़्यादा हो गया था। अच्छा। तो एक तरह से आप माइंड डाइवर्ट भी बोल सकते हैं या बच्चा का नादानी भी बोल सकते हैं। नहीं, तो खेलकूद जो है गलत काम कहाँ है, वो भी तो एक लिमिट में किया जाए तो एक सही है, लेकिन अब लिमिट से ये किया जाए कि मैं सुबह उठ के खेला करता था स्कूल में आके, फिर दिन में, फिर रात में। शायद मुझे लग रहा है कि आपने सुन रखा था उस समय, एक कहावत थी, आज भी ये कहावत चरितार्थ है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब और खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। शायद इसी जी मतलब जो लोग, अभी मैं मानता हूँ, जो लोग अपना कुछ एक बहाना खोजते हैं किसी चीज़ से निकलने का, तो एक सही तरह का एक बहाना ये हो सकता है जी। तो लेकिन शायद उसी को लेकर के शायद मैं उसमें बच्चा था, कुछ नादान था, पता नहीं था कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है, लाइफ क्या होती है नहीं होती, कुछ पता ही नहीं था। नहीं, बच्चे में सब प्राय सब यही हाँ, तो बस इंटरेस्ट उधर ज़्यादा फोकस था और माहौल पूरा खेल का ही था उधर। कौन सा खेल उस समय ज़्यादा लाइक करते थे आप? डिपेंड करता था, कभी क्रिकेट हो जाता था, कभी चूँकि सामने, चूँकि आजकल जो है बहुत कम बच्चों को नसीब होता है कि सामने घर हो और घर के सामने जो है स्कूल हो, स्कूल के सामने बहुत बड़ा फील्ड हो। तो ये चूँकि बढ़ती आबादी के कारण अब तो जो है फील्ड बहुत जगह की काफ़ी कमी हो गई है। चूँकि आपके पास उस समय काफ़ी सामने में मौजूद था और वहाँ बहुत सारे बच्चे खेलने आते होंगे, तो आपको भी मन करता होगा तो खेलते रहे, कुछ न कुछ में एक्टिविटी मतलब लगे रहते थे आप। तो खेलकूद में कैसा था? खेलकूद में भी उतना खास नहीं था, मैं सब खेल खेलता था।
चाहे वो कबड्डी हो या नुका छुपी हो या गिल्ली डंडा हो या क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, डिपेंड करता था जब जो खेलने का ऑलराउंडर काइंड में था, लेकिन किसी में अच्छा नहीं था मैं। जी, फिर आगे की पढ़ाई लिखाई फिर कैसे आप सीरियस कैसे हो गए? फिर मैं अचानक एक नया जगह गया, वहाँ मैं अपना नाना के यहाँ शिफ्ट किया था। एक नया माहौल, नए नए दोस्त में जल्दी मिलते भी बनते भी नहीं थे, तो बाहर निकलने से ज़्यादा मैं घर में रहना पसंद किया। मैं घर में बहुत होम सिकनेस था, मिस भी करता था, तो मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होने लगा। फिर पढ़ाई करते करते मैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं 40% आती थी मुझे, वहाँ पे अचानक जाके दुगना 82% आने लगे। अच्छा, तो ऐसा क्या मतलब ऐसा कौन सा बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स आपको मिला, जैसे कि आपने कहा कमजोर थे तो? नहीं, शायद मैं फोकस नहीं था, मैं कमजोर, मैं फोकस्ड, पढ़ाई की तरफ फोकस्ड हुआ, जागरूक हुआ, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे नंबर आने लगे। फिर इंजीनियर्स बनने का शौक था, जो हमारे बिहार के काफ़ी लोग बनना चाहते हैं। भारत बिहार के पूरा देश में यही हाल है अभी। तो मैं एक साल ड्रॉप किया, लेकिन उतनी उपलब्धि नहीं मिलने के बाद फिर भी मुझे इंजीनियरिंग का शौक था, तो मैंने SIM सिलीगुड़ी, जो सिविल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, वहाँ मैंने दाखिला लिया। वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग करके पढ़ाई किया अपना। पढ़ाई करते करते बस मैं अपनी लेखनी पे आ गया और एक किताब लिखी, एडिक्शन। तो ये सपोर्ट मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा? फिर आगे बढ़ते चले गए आप पेरेंट्स का, जैसा कि आपने कहा कि फिर यहाँ से आप मामा जी के पास भेजे गए, तो जनरली मामा जी के पास तो और भी ज़्यादा जो आज़ादी होती है, फिर क्या वो आज़ादी आपसे छीन ली गई या फिर मिली वहाँ पर? नहीं, आज़ादी नहीं छीन गई, आज़ादी यहाँ पे भी थी, आज़ादी वहाँ पर भी थी। बस एक नया माहौल, दोस्त शायद बोलते हैं, दोस्त बिगाड़ते भी हैं और संभालते भी हैं। प्रारंभिक जो दोस्त थे आपके बिगाड़ रहे थे शायद आपको? नहीं, बिगाड़ भी नहीं देते मतलब जब नए दोस्त में अचानक वहाँ चेंजिंग की वजह क्या थी? क्योंकि आप यहाँ समय नहीं दे पा रहे थे पढ़ाई, यहाँ मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, मैं दिन भर मेरा दिमाग में पढ़ता भी था, तो चलते रहता था कि वहाँ लोग खेल रहे हैं, मैं घर में बैठ के पढ़ रहा हूँ। दोस्त जो है आकर के चलो खेलने चलो क्या पढ़ते रहते हो? सुबह में 5 बजे खेलने के लिए उठ जाया करता था। अच्छा, अब पढ़ाई के नाम पे सिनेमा में इंटरेस्ट नहीं था, बस दिन भर में सीरियल वगैरह कुछ नहीं। टीवी में कभी इंटरेस्ट, अभी भी टीवी में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। अच्छा, नहीं पहले था, बस खेल कूद में, आउटडोर गेम्स में ज़्यादा फोकस करता था। न्यूज़ चैनल वगैरह कुछ देखते हैं कि नहीं? न्यूज़ में देखता हूँ, कभी कभी मैं ऑनलाइन न्यूज़ जो पोर्टल है, ऐप वगैरह, उससे न्यूज़ पढ़ लेता हूँ। मैं अपडेट रहता हूँ चीज़ को लेकर, भारत देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मार पड़ती थी क्या पेरेंट्स कभी मारते नहीं थे, समझाते थे, आज भी समझाते, कभी हाथ नहीं उठाते। अच्छा, बस कभी वैसा माहौल नहीं। स्कूलिंग लाइफ में मारपीट कुछ नहीं, स्कूल लाइफ में मैं काफ़ी एक डम टाइप का लड़का था, मैं ज़्यादा बोलता नहीं था, लोग मुझे दफा टाइप का समझते थे, एक सिंपल सा कोना में खड़ा रहने लड़का। मतलब मुझे डर भी लगता था नए लोग से, नए माहौल से, या कुछ ऐसा हो सकता था, तो मैं कभी घुल मिल के नहीं रहता था। फिर जो कटिहार छोड़ने के बाद आप सिलीगुड़ी गए, वहाँ भी तो आपने नए माहौल, नए लोग मिले, वहाँ फिर डम क्यों नहीं हुआ? वहाँ पे मैं स्कूल, जैसे मैं 8, 9, 10 वहाँ से पढ़ाई किया था, तो एक था, मतलब वहाँ पे धीरे धीरे, मतलब 10 तक में वैसा ही था, मैं +2 तक भी वैसा ही था, लेकिन जैसे मैं कॉलेज में गया, वहाँ से मेरी लाइफ चेंज होने लगी। मैंने ज़िंदगी को एक नए तरह से लेने लगा, खुश रहने लगा, बहुत सारे समझदारी आने लगी, मैं खुल के जीने लगा। पहले मैं बंद होकर जीता था, खुल के जीने लगा। शायद एक डर था कि मैं छोटा शहर का हूँ या आम परिवार का हूँ, लेकिन वहाँ वो सब खत्म होने लगा। सपोर्टिंग, मतलब जो सपोर्ट मिलने लगा, पूरा एकदम एनवायरनमेंट, जो फ्रेंड्स इन्वायरमेंट नहीं है वो सब में। आप अगर बंद होके रहते हैं तो आपसे लोग खुद नहीं मिलने नहीं आते हैं। आप जब खुद खुश रहते हैं, हंसी रहते हैं, खुल के रहते हैं, तो लोग भी आपसे धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। तो एक वैसा ही माहौल बना। कुछ शायद अचानक कोई, शायद में कुछ परिवर्तन हुआ हो या नया माहौल या क्या हुआ, मैं बस बदल गया। मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा। कॉलेज या स्कूल जाके शायद मैंने देख ली कि ऐसा कुछ होता नहीं है जी। मैं आके वहाँ खुला, मेरे काफ़ी सारे दोस्त बन गए और काफ़ी मैं कॉलेज में पॉपुलर भी हो गया था। तो अभी तक मतलब जो है कि फिर क्या अचीवमेंट, लेखनी के क्षेत्र में आप कैसे आए? कैसे लगा कि आपको कुछ लिखना चाहिए? क्योंकि आपने 2 बुक्स जो है बहुत ही कम उम्र में, 22-23 उम्र में आप लिखे हैं, तो क्या रहा इसमें, कैसे आ गए? बहुत सारा सेक्टर होता है, बहुत कुछ बनना होता है, फिर लेखनी में इंटरेस्ट कैसे लगा आपको? जी ये शायद मैं भी आज तक समझ नहीं पाया जो आप पूछ रहे हैं सवाल। मैं यहाँ पे बताया अभी, मैं खेल कूद में काफ़ी ये था। कॉलेज आने के बाद मेरे दोस्त बहुत बड़े बन गए थे। ऐसे हम लोग का बहुत बड़ा ग्रुप था, हम लोग दिन में घूमते हैं, घूमना फिरना। पहला साल में तो यही हुआ, यहाँ पे हैंग आउट करना, वहाँ मूवी जाना, यहाँ पे बाइक लेके पहाड़ पे जाना। सिलीगुड़ी में जानती है, दार्जिलिंग है, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, पूरा ऐसा माहौल था। शायद दूसरा तीसरा आता था कॉलेज लाइफ बोर हो जाता है। काफ़ी मेरे दोस्त लोग एडिक्टेड हो गए थे, कुछ सिगरेट विगरेट लेके, कुछ अल्कोहल को लेके काफ़ी ये लोग किए। मैं कुछ हद तक समझाया,
अच्छा, मतलब उसका कभी स्वाद लिया दोस्तों के साथ? कभी चलो आज जी सिगरेट लेते हैं, मैं कभी बताना चलो चाहूँगा, मैंने आज, टेस्ट हर एक चीज़ किया है, लेकिन कभी आदत नहीं बनाया। आज एक पैग हो जाए, जनरली जो माहौल होता है। नहीं मतलब कॉलेज लाइफ तक मैं तब जब कॉलेज लाइफ का एंड तक मुझे बहुत लोगों ने फोर्स किया, टेस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं नहीं किया जी। नहीं, मुझे लगी अगर मैं हो सकता मैं आदत मुझे पड़ सकती है इस चीज़ की, तो मैं एक डर के था कि आदत हो सकती है। पर जब मैं बुक लिख लिया, टेस्ट किया और आदत मतलब हावी नहीं होने दी। मुझे डर था कि मैं अगर टेस्ट करूंगा तो मैं आदत मुझे लग सकती है। इसी चीज़ को लेकर मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, नहीं हाथ लगाया। और उसके बाद जब मैं बुक लिख चुका था, जैसे मेरा पहला बुक एडिक्शन है, जो ऐसे बताना चाहूँगा इस बुक के बारे में। जैसे एडिक्शन आई, जैसे ये एक बुक में एडिक्शन बुक हुआ, ये ज़्यादातर कॉलेज लाइफ की ही कहानी है। जो एक लड़का बिगड़ जाता है, मतलब एक लड़का पटना का लड़का रहता है, वो वहाँ जाके कॉलेज लाइफ में जाके एक सालों मजा करके, जैसे आम लोग कॉलेज लाइफ में होता है, जाके सिगरेट लेके, अल्कोहल लेके, फिर धीरे धीरे गांजा वांजा को लेके, शायद बोर होके क्यों करते मुझे ऐसा, शायद बोर हो के या उनको एक आदत लग जाता है, एक पैशन बन जाता है जो आजकल लोग पीते हैं दिखाने के लिए भी, तो वो बन जाता है। तो उसके कैसे एक आम जिंदगी खराब हो जाता है कि एक लड़का लास्ट में लड़का कैंसर हो जाता है। तो एक लड़का अपना दर्द बयां करता है कि एक दुनिया बहुत गलत दुनिया है, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। शायद नशा को मैंने एक दुनिया में उसको ले गया कि वो बता रहा है कि नशा एक ऐसा दुनिया है जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग आना चाहते हैं लेकिन आके यहाँ कुछ नहीं मिलता है। लोग सोचते हैं कि उस दुनिया में बहुत काफ़ी सुकून मिलता होगा, ये मिलता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ से अब निकलना चाहोगे, आप निकल नहीं पाओगे, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो ये एक मैसेज, जो कॉलेज आते हैं कम से कम एक बुक पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि दुनिया ऐसा होता क्या है। तो मैं जहाँ तक फील किया, मैं लोगों को एक दुनिया दिखाता चाहता था कि आप जहाँ जा रहे हो वो एक दुनिया खराब है, वहाँ पे मत जाइए। तो उसी में एक जो मेरा मेल प्रोटैगनिस्ट है इस कैरेक्टर का, वो एक सारा मैसेज देता है एक यूथ को कि आप इस चीज़ में मत आइए। तो उसको लेके मैंने कहानी लिखा। तो मैं जो कुछ दोस्त में एडिक्टेड थे, मैंने उससे काफ़ी जानकारी ली। मैं रात रात बैठ के उससे बात किया करता था, उससे पूछा करता था। तो यही सब हुआ। और इसमें जैसे कि मैंने कुछ चैप्टर स्टडी करी है, समय कम था बट स्टडी करी है और भी मैं इसको पढ़ूंगा। जो स्टार्टिंग में जो आपने कॉलेज का जो फर्स्ट लाइफ जो दर्शाया है वो बड़ा अच्छा लगा। कैसे क्या एक बार थोड़ा सा उसको भी शेयर करना चाहूँगा कि जब कॉलेज आप फर्स्ट टाइम इन कर रहे हैं, जो जैसा कि इसमें कैरेक्टर में आपने दर्शाया है, तो वो सीन कैसा रहा? क्या मतलब कैसे आप इन किए और उसमें जब कैंपस में पहुँचे हैं तो क्या हुआ उस समय? एक्चुअली एक हम लोग जैसे लड़के होते हैं जो ऑब्वियसली ये तो लव स्टोरी होगी ही, और उसके बेस पे बना हुआ है। एक लड़का अचानक लड़की को देखता है, तो बहुत सारे होते हैं कि स्टंट रह जाना, मतलब शॉक्ड रह जाना। तो मैंने उस चीज़ को बस एक कंसेप्ट, एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट लेकर समझाया है। जैसे एक मेरा बुक का सिनॉप्सिस भी है, मैं इसको पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के सामने। अ ग्लिम्स ऑफ यू जैम माई न्यूरॉन्स, योर टच एक्टिवेट माई हॉर्मोन्स, is it my love or is it my lust? My brain will stop working if my five senses do not feel your presence. I not only want you for my soul but also for my heart to pump blood. मतलब लड़का यहाँ पे इतना उसका एडिक्टेड हो जाता है लड़की के प्यार में कि लाइक तुम्हारा एक जो एक मैं देखता हूँ तो सारे मेरे न्यूरॉन्स जो बॉडी है में काम करना बंद कर देता है। तुम्हारा एक टच मेरे बॉडी में एक सनसनाहट पैदा कर देता है। ये एक प्यार है या ये मेरा एक चाहत है, मुझे नहीं पता। मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा जब मैं तुम्हारा प्रेजेंस को मैं फील नहीं कर पाऊंगा। तो एक जो हम लोग का बॉडी का 5 सेंस होता है, तो लाइक जो नॉर्मल सब जानते हैं, तो वो 5 सेंस में से एक सेंस को तुम्हारा वो चाहिए, या मैं देख लूँ या टच कर लूँ या महसूस कर लूँ या कुछ कर लूँ, ताकि मेरा ब्रेन काम करता रहे। अगर ये सब 5 में से नहीं मिला तो मेरा ब्रेन काम करना बंद कर देगा और मैं मर जाऊंगा। मतलब इस हद तक जो है वो लड़का चाहने लगा था। क्या कहें, वो वन साइडेड लव था या फिर लड़कियां नहीं? वन साइडेड नहीं था। लड़का एक्चुअली देख के उसको क्रश मानिए, पहले जो बोलते हैं, जो फर्स्ट इंप्रेशन। हाँ, तो वो लड़का भी अच्छा था, तो लड़की की तरफ फोकस किया क्या, लड़की भी उसमें इंटरेस्ट दिखाई। लेकिन लड़की एक ने वादा किया था कि लड़का भी था अपने दोस्तों लोग के चक्कर में बर्बाद होता जा रहा था। लड़की को फील होने लगा कि जिस लड़का से मैं प्यार की हूँ वो इतना बदलने लगा, तो अभी मेरा बात नहीं माना तो बाद में क्यों मानेगा। तो लड़की वो बैकआउट कर जाती है। अच्छा। वो उससे छोड़ के चले जाती है। फिर लड़का इस गम में और वो इस चीज़ के अंदर चला जाता है। तब फाइनली लड़का कैंसर होता है। जब वो ऐसा होता है कि वो जिस फ्लाइट से वो चेन्नई ऑपरेशन के लिए जाता है,
तो वहीं पे वो लड़की उसको मिलती है जी। और शायद वहाँ पे, मैं बताना नहीं चाहूँगा, वहाँ पे सारा चीज़ बदल जाता है। वहाँ पे वो लड़का ये होता है कि काश में उसका बात मान लिया होता तो ऐसा नहीं होता। इसमें काफ़ी चीज़ है दोनों का, एक लव स्टोरी है, आप एडिक्शन के तौर पे भी ले सकते हैं। और लड़का बस अपना दुनिया बनाता है, फील बताता है कि ये चीज़ गलत है, क्यों, मतलब मैं इसको आके मैं हर चीज़ खो दिया जो मेरा आज हो सकता था। मतलब जनरली जो मतलब ऐसे लड़के हैं जो इस तरह मतलब एडिक्टेड होते हैं, या फिर लव या लाइफ या फिर कुछ स्मोक के चक्कर में जो है स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो ऐसा नहीं, हाँ, तो उनके लिए मतलब बेहतर, उनको ध्यान रख करके आपने ये बुक्स जी, लिखी उनको है। मैंने काफ़ी, मतलब मैं 3 साल का मैं एक्सपीरियंस भी आप कह सकते हैं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी लोग एडिक्टेड थे, तो सबसे मैं बात कर करके सबको फील करके कि क्या वो फील करते हैं, क्या एक्चुअली है, तो मैंने सबको ऐसा लिखना स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं लिखना भी नहीं चाहता था, मैं वैकेशन में घर आया हुआ था, मैं बोर हो रहा था बैठ के, क्योंकि मैं काफ़ी दिन हो गया था, मैं कटिहार छोड़ चुका था, तो मेरे काफ़ी दोस्त भी थे, वो लोग शायद बाहर चले गए थे या एक लिंक टूट गया था, तो मैं ज़्यादातर घर में रहना पसंद करता था। पहले एक ज़माना था, देखिए, मैं हमेशा दिन भर घर से बाहर आया करता था, अब एक ऐसा हो गया मैं दिन भर घर में रहता हूँ। तो वैसे ही कहानी हुई, एक सोच आई एक लिखने की, मैं लैपटॉप में बैठा और मैं लिखना स्टार्ट किया। बस एक 2-3 कुछ मैंने 5-6 लाइन लिखा और मैंने अपने दोस्तों लोगों को भेजा। बोले काफ़ी तू अच्छा कर रहा है, तू आगे कर। बस एक वो दिन था, एक वो मिला, फिर मैं रुका नहीं। मैं डेली 1 घंटा आधा घंटा टाइम निकाल के कॉलेज से आके, एग्ज़ाम्स के टाइम में ब्रेक लिया करता था, तो कॉलेज से आके मैंने हमेशा आधा घंटा 1 घंटा दे के, मैं रात में कभी 10-11 बजे पढ़ाई करके 11 बजे 12 बजे में बैठ के अपना डेली कंटिन्यू करता रहा। उसके बाद मैंने काफ़ी दोस्तों लोग दिया, काफ़ी लोग तारीफ़ किए इस चीज़ को। फिर जैसे एक प्रोसेस जो पब्लिशिंग के लिए गया, मैंने भेजा, बहुत सारे पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया था। तो फाइनली मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक बुक पब्लिश कर पाऊंगा, मेरा बुक पब्लिश हो पाएगा। जैसे कि जोरबा बुक्स जो है ये पब्लिशर्स हैं इसी। जी। तो एक सेल्फ पब्लिशिंग ये बुक है जी। तो एक अचानक सपना था कि फिर मैंने अपने आप को जज किया कि एक समय था, मैं इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऐसे होती है CBSE में, वो 150 वर्ड की ऐसे होती है, लिखनी होती है। जब ऐसे एग्ज़ाम में आया करता था तो मैं 150 में 50 वर्ड भी नहीं लिख पाता था। मुझे हमेशा 10 में 2 नंबर या 3 नंबर मिला करता था और मैं घींच तिर के पास किया करता था। मतलब इंग्लिश में कमज़ोर थे तब आपने जो है इंग्लिश में नॉवेल लिखी जी। अगर आप बहुत मजबूत होते तो फिर क्या होता? तो देखिए, एक्चुअली इंग्लिश और यहाँ पे एक लिटरेचर दोनों चीज़ आ जाता है जी। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं था। तो हिंदी और संस्कृत के प्रति जो हमारी मातृभाषा है, पहली और द्वितीय मातृभाषा, क्या उसके प्रति रुझान था आपका? नहीं, रुझान वैसा नहीं कि उस वक्त में शायद कुछ, मुझे ऑब्वियसली मैं बच्चा था तो मुझे कुछ आएगा नहीं। मैं घर से इतना दिन बाहर रहा, मैं कटिहार का माहौल देखा, सिलीगुड़ी का माहौल देखा, भागलपुर का देखा, पटना का देखा, दिल्ली का देखा, तो चीज़ें गौर से मैं समझने लगा, ये करने लगा, क्योंकि एक ऐसी ज़िंदगी, एक तो एक ज़िंदगी है ये कहानी, तो ज़िंदगी ऐसे ऐसे करवट ले सकती है, ऐसे करवट लेती है। तो उसी पे दुनिया शायद मैं देखना स्टार्ट किया, मैं दुनिया समझना स्टार्ट किया। तो एक शौक था कि कुछ करूँ समाज के लिए पहले से। तो ऑब्वियसली एक सिंपल सा एक लेखनी ऐसी दुनिया है जहाँ से आप काफ़ी चीज़ बदल सकते हैं और काफ़ी चीज़ को ये कर सकते हैं। तो क्यों ना, मैं तो एक आम परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास ऐसा ताकत नहीं था कि मैं आके एक रैली निकलवा दूँ, ये करूँ वो करूँ। तो एक सिंपल सा साइलेंट तरीका है कि आप लेखनी को अपनाओ और ये करो। तो मैं कभी लिख भी नहीं पाता था कुछ। एक मैं आपको बताऊँ, मैं +2 में यही हाल था मेरा इंग्लिश में, मैं ऐसे नहीं लिख पाता था, मैं लेटर नहीं लिख पाता था। तो अचानक क्या हुआ, शायद मेरे एक अंदर से जागरूकता हुई या एक डेडिकेशन था कि मैं बैठा और मैं लिख दिया। मैं कभी सोचा भी नहीं कि मैं तो इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, मैं लिटरेचर बहुत ख़राब है, लिख नहीं पाता हूँ, मैं कभी ऐसा सोचा ही नहीं। शायद कुछ था अंदर में या फील, तो वो लिखना चाहता था, तो मैं बस लिखा। और जब मैं लिख दिया, जब बुक पब्लिशिंग के लिए मुझे मेल आया, तब मैं बैठ के शॉक्ड, में रूम में बंद था, मैं रूम में शॉक्ड हुआ कि 1 साल पहले यहाँ से कुछ नहीं था, मैं कभी सोचा नहीं था, आज मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो कभी कभी आप अपने आप को पहचान भी नहीं पाती हो, आप क्या करते हो नहीं करते हो, लेकिन आप सही रास्ता अपना लो तो फिर शायद कोई ताकत है या सिक्स सेंस मानो या किसी चीज़ को आपको ले जाती है। कहने का मतलब उचित मार्गदर्शन, मतलब उस दौर में जब लगा कि कुछ करना चाहिए। क्या एक जो है पंक्ति है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो लगा आपको कि कुछ करना चाहिए और उस दिशा में जो है आप आगे बढ़े। और ये नहीं, मतलब ऐसे में लिख रहा था, तो ऐसा नहीं था कि मुझे एक पब्लिश्ड ऑथर बनना है जी। तो वैसा लेके नहीं, मैं लिख रहा था। एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त भी थे, कुछ मजाक उड़ाया करते थे, क्या चेतन भगत बनेगा, चेतन भगत बनेगा।
तो मैंने इग्नोर मारा, लेकिन जब स्टार्ट किया हूँ तो कंप्लीट करता हूँ, एक कहानी को भी कंप्लीट करके देखता हूँ। तो बस तो खैर कुछ कमीने टाइप के होते हैं, कमीने टाइप के होते हैं, जब और आप कुछ आगे बढ़ना काफी चाहो इंस्पायर तो भी करते थे, बहुत इंस्पायर भी करते थे। हाँ, तो वो था, तो बस पब्लिशिंग के लिए भेजा तो सिलेक्ट हो गया। मैं सोचा था पब्लिश होगा कि नहीं होगा, मैं छोटा मोटा एक लड़का हूँ, सिंपल सा एक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो कभी सोचा भी नहीं था। जब पब्लिश हो चुका तो उसके बाद तो काफ़ी चीज़ बदल गया। मैं एक पब्लिश ऑथर बन गया। और दूसरी बुक जो है ये एकलव्य, जी, ये भी आपने जो है ये कब लिखी आपने और इसको कब आप लॉन्च किया? इसके बारे में इसकी बहुत मैं पहला तो बुक तो था, मैं सोचा बस लिख दिया। दूसरी किताब बहुत मैंने मेहनत की है इस पे। एक्चुअली ये कहानी बनने में दिमाग में 1 साल लग गया था बनते बनते, क्योंकि मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता था, ऐसा टॉपिक पे लिखना चाहता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करे। लाइक मेरी दोनों किताब समाज के ऊपर ही है, समाज को कैसे बेहतरीन बनाया जा सके। तो दूसरी किताब एक चीज़ को, भारत को, एक शायद भारत के लोग या हम जितने सारे अभी यंग इंडियन हैं तो उसके लेके उसको लेके है। इसमें जैसे मैंने गौतम बुद्ध के बारे में भी दर्शाया है कि हम भारतीय गौतम बुद्ध को शायद भूल चुके हैं जी, उनको सिद्धांत को भूल चुके हैं। हमारे बिहार में ये चीज़ है, लेकिन हम लोग जैसा कि शैडो भी आपने दिया है। जी जी, शायद यही आई एम इन योर शैडो, मतलब इसका जो ये है लाइन हेडिंग का, इसका क्या मतलब क्या हुआ है आई एम इन योर शैडो? जी, एक ये भी इसमें बताना चाहूँगा, ये भी एक लव स्टोरी है, एकलव्य, जिसमें ये जो नाम दिया है वो नाम लड़की ने दिया है नाम। अच्छा, लड़की ने लड़का को नाम दिया है एकलव्य। एकलव्य मैं तुम्हारी परछाई हूँ। तो यहाँ पे भी एक डीप लव स्टोरी है कि प्यार तो बहुत तरह का होता है, तो ये भी एक अलग तरह का ही प्यार है, लेकिन इसमें ये टोटल लोग प्यार को त्याग देते हैं। मतलब समाज को बेहतर बनाने के लिए जो लड़का लड़की दोनों है अपना प्यार को त्याग देता है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब समाज के लिए या दूसरे विषय के लिए खुद को चेंज करना। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, ये जो कहानी है ये पटना, बोधगया और राजगीर की कहानी है। लोग मतलब महिला सशक्तिकरण के बारे में काफ़ी ऐसे टॉपिक है। मैंने वैसे कोई घिसी पिटी टॉपिक नहीं डाली है जो आज तक चलते आ रही है। मैंने इस चीज़ को एक नए तरह से दर्शाया है। और एक लड़की को या कुछ रोकता है तो एटलीस्ट वो पढ़े, वो समझ जाएगी कि ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि जिस तरह से लड़का बिलोंग करता है, लड़का एक बहुत कॉमन फैमिली से बिलोंग करता है, इस जो मेल प्रोटैगनिस्ट है, उसकी माँ मर जाती है। यही एक कम्युनल राइट की वजह से जो मुंबई में होता है, तो उससे एक लड़के की माँ गुजर जाती है और लड़की भी छोड़ देती है। तो उसके बाद लड़का डिप्रेशन में जाता है ऑब्वियसली। तो गौतम बुद्ध का जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, गौतम बुद्ध को हम लोग पूजा भी नहीं करते, उसे सीख भी लेना चाहिए बुद्धिज्म से। क्योंकि आप अगर डिप्रेशन में हैं, आप अगर सब चीज़ खो चुके हैं, आप एक बार गौतम बुद्ध के प्रिंसिपल्स को अपनाइए, आपको एक नई जिंदगी मिलेगी, एक नई राह मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को क्यों मार रहे थे। तो कहने मतलब कि इस क्षेत्र में आप गौतम बुद्ध को अपना आइडियल मान करके अपने मैंने बुक लिखने के लिए मैं 2-3 बार गौतम बुद्ध को वहाँ मैं बोध गया, विजिट किया, वहाँ के लोकल साइट सीन विजिट किया, ताकि मुझे कहानी लिखने में और अच्छी हो पाए। क्योंकि जो मेन स्टोरी है बुक का, जो जिस्ट है, वो बोध गया में ही और गौतम बुद्ध का प्रिंसिपल से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे मैं एकलव्य का नाम भी बताना चाहूँगा। जैसे आप लोगों को पता होगा, एकलव्य जो है वो महाभारत से लिया गया है। गुरु महाभारत का एक पात्र है। हाँ। जो मतलब बिना गुरु के ही एक स्टैच्यू बना करके, जैसे कि हम लोग देखें जाने हैं कि जो कहते हैं सीखने की जिनको चाह होती है, वो गुरु की तलाश जो थी उन्हें, वो एक स्टैच्यू बना करके, द्रोणाचार्य का स्टैच्यू बना करके, वो उससे बहुत अच्छा धनुर्धर थे वो, तो उनसे वो सीखे वो, तो शायद उन्हीं का नाम जो है इसमें आपने। जी नहीं, एक गलत, एक सही सोच है। मैंने जिस्ट वहाँ से लिया, मोटिव वहाँ से लिया कि गुरु के लिए उन्होंने अपना थंब सैक्रिफाइस कर दिया, गुरु ने मांगा। तो यहाँ पे एकलव्य ने अपने गुरु गौतम बुद्ध के लिए उसने अपना सब चीज़ सैक्रिफाइस कर दिया, अपना फैमिली को थोड़ा पीछे छोड़ा, अपना प्यार सैक्रिफाइस किया कि ऐसे इतने अच्छे उनका प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, यूनिटी का, लव का, तो उनको हम लोग क्यों नहीं अपनाते। तो उन्होंने यहाँ पे उनको अपना गुरु बनाने के लिए सब चीज़ सैक्रिफाइस किया और उनके रास्ते पे वो चलने लगे। तो इसलिए मुझे लगा कि ये नाम बहुत सटीक बैठता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा उस चीज़ को महाभारत से ही जोड़ दें, कभी कभी दूसरे चीज़ को भी हम लोग जोड़ सकते हैं, किसी दूसरे फील्ड में भी हम लोग आ सकते हैं इस चीज़ को लेके। तो मतलब कहने मतलब कि ये जो है एक सेक्रीफाइस लव के प्रति या गुरु के प्रति कह सकते हैं, प्यार के प्रति जो है बलिदान, गुरु के प्रति जो बलिदान, इस पर जो है केंद्रित है ये मुख्य रूप से। तो यहाँ पे ऐसा ये हुआ था कि जैसे लड़का सब चीज़ खो चुका था,
गौतम बुद्ध का प्रिंसिपल्स या गौतम बुद्ध ही मानिए आप, उनको एक नई जिंदगी दी है। जो सब कुछ वो खो चुके थे, उन्होंने उनको एक नया जिंदगी दिया। जब उनको नया जिंदगी दिया तो वो अपना जिंदगी को जब देखा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो अपना जिंदगी को वो गौतम बुद्ध के रास्ते चलने के लिए, उनका ये करने के लिए, लोगों को एक करने के लिए, कम्युनल राइट्स बंद करने के लिए, समाज के लिए, हमारे बिहार में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो उनको ठीक करने के लिए, भारत को एक करने के लिए, नहीं मैं बिहार नहीं बोला, भारत को एक करने के लिए उसने एक प्रण लाया कि जिस कम्युनल राइट की वजह से उसकी माँ गुजर गई, अब वो वैसा कम्युनल राइट होने नहीं देगा। वो लोगों को समझाएगा, वो सारे यंगस्टर को समझाएगा, क्योंकि एक कहा भी आता है इस भारत को हम ही बदल सकते हैं, हम आजकल के यूथ, युवा ही, क्योंकि अभी का जो युवा है वो सब आज़ादी के बाद से आप फोकस कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे युवा आज के हैं, सबसे ज़्यादा स्मार्ट और पढ़े लिखे युवा हर एक चीज़ में क्षेत्र में माने, चाहे वो अपने देशभक्ति दिखाने के तौर पे हो या किसी चीज़ पे दिखाने पे हो, वो हमेशा आज के युवा काफ़ी आगे हैं। तो आज के युवा कुछ बदल सकते हैं, तो उन्होंने इससे पता था, उन्होंने युवाओं का साथ लिया, युवाओं का सपोर्ट लिया और देश बदलने के लिए निकल पड़े। और ऐसा नहीं कि ये पूरा एक टाइप का देशभक्ति, वैसा भी नहीं है। तो मैंने बस प्रैक्टिकली चीज़ें रखी है, जिससे करके लड़की को भी फील होता है, वो लड़की खुद आती है वापस और वो अपने फील्ड में, लाइक जो वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, जो बिहार में महिलाएं अभी भी काफ़ी पीछे हैं। जो कि अब संवाद कार्यक्रम में जो विगत 15 जून को आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष मौजूद थे, उनके समक्ष भी आपने महिला सशक्तिकरण को लेकर के, बाल विवाह को लेकर के या फिर दहेज उन्मूलन को लेकर के आप जो है अपनी बेबाक अंदाज में कुछ उनको सुझाव दिया आपने। वो क्या था सुझाव, मतलब हम कुछ जानना चाहेंगे उनका जो क्या क्या आपने कुछ सुझाव दिया, क्या खास बदलाव जो है होना चाहिए इसमें? जी, इसमें मैं बताना भी चाहूँगा, इस बुक से मैं एक्चुअली ये मैं बुक लिखते लिखते जो मेल प्रोटैगनिस्ट था यहाँ पे, मेल कैरेक्टर जो है बुक का, वो आम फैमिली से काफ़ी स्ट्रांग बन जाता है। तो मुझे भी इंस्पिरेशन में इस किताब से ही मिली। मैं भी गौतम बुद्ध को मैं जानता नहीं था, मैंने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा, प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा, मैं बोध गया, मैं मेडिटेशन कुछ दिन किया। तो मुझे जब एक जब मेल कैरेक्टर ऐसा स्ट्रांग हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि उसके भी कैरेक्टर तो मैंने लिखा है। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला। और यहाँ पे भी महिला शक्ति, वेमेन एम्पावरमेंट, आपको दहेज प्रथा और बाल विवाह के बारे में भी, ये जो लड़की होती है बुक की पढ़ना, वो भी काफ़ी हद तक काम करती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक उसके केस होता है, तो वहाँ पे भी वो काम करती है। तो मैं सोचा कि मैं बुक के माध्यम से, बुक तो है लोग पढ़ के भूल जाएंगे, लेकिन बुक के माध्यम से लोग मैं कहना चाह रहा हूँ वो तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो बुक में बहुत सारे चीज़ें डिस्कस की हुई है इस चीज़ के बारे में, तो मैंने उस पर और रिसर्च किया। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मैंने एक प्रपोजल बनाया, जो मैंने लोक संवाद में नीतीश कुमार को भेजा था, उन्हें काफ़ी पसंद आया, उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने अपना प्रपोजल रखा कि ये कैसे दहेज प्रथा बंद, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, कैसे कम हो सकता है, और बाल विवाह और जैसे मैरिज के, जैसे फेक मैरिज, जैसे लोग 2-3 शादी कर लेते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो एक ऐसा एक मैंने प्रपोजल दिया था कि सारे चीज़ पे एक बार में कमांड हो सकता है। क्या वो प्रपोजल क्या था, जो है दर्शकों के बीच में भी हम शेयर करना चाहेंगे? वो प्रपोजल एक्चुअली सेंट्रल लेवल का था। उसमें ये था कि एक एनओसी की तर्ज पे मैं इस चीज़ को बंद करना चाह रहा था कि जितने भी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या आपको पुलिस स्टेशन या कोर्ट या ब्लॉक से कहीं से आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप इसके पात्र नहीं बनेंगे, नहीं लेन या देन। तो उससे एक वो आधार कार्ड से लिंक होगा, जिसपे बाल विवाह इसलिए रुकेगा क्योंकि जिनका आधार कार्ड में 18 साल नहीं है उनको वो एनओसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उसमें बहुत सारी बातें ये थी कि वेमेन वायलेंस, वेमेन हैरासमेंट जो केस होता है, क्योंकि मारना वारना भी बहुत लोग गांव में भी लोग होते हैं कि लोग पता नहीं चलता, आ नहीं पाते। एक्चुअली एक तरह से गार्जियनशिप टाइप के भी गवर्नमेंट काम करेगी कि उनको शादी से पहले सारी चीज़ बताएगी कि आपके साथ अगर ये होता है, अगर कुछ बुरा बिहेव होता है, ये होता है, तो आप गवर्नमेंट अथॉरिटी, पुलिस के पास आ सकते हैं और अपना सारा काम आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर था, जिससे एक ये मैरिज सिस्टम है ये पूरा डिजिटाइज हो जाता, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड बन जाएगी कि हर साल कितना शादी हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और गवर्नमेंट ये सब गार्जियनशिप टाइप में भी कर देगी कि और आप में कुछ होता है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। इससे फ्यूचर में 2 चाइल्ड पॉलिसी भी और जो रिफ्यूजल लगवाते हैं सब पे एक तरह कमांड हो सकता है। ऐसे भी नरेंद्र मोदी का बहुत विचार है डिजिटल इंडिया करने के लिए। अगर डिजिटल इंडिया सब चीज़ में हो सकता है तो इस फील्ड में डिजिटल क्यों नहीं हो सकता है? तो इससे गवर्नमेंट पर एक रिकॉर्ड बनेगा, इससे सारा चीज़ पे हो, चाहे वो डॉरी सिस्टम हो, चाइल्ड मैरिज हो, फेक मैरिज हो, मल्टीपल मैरिज हो,
या और डिजिटल मैरिज हो या किसी चीज़ पे होगा, सारे चीज़ पे इससे एक सिंपल से कमांड आ सकता है। तो उस पर सीएम नीतीश कुमार का जो है क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने सिंपल मैं बताऊंगा लॉ के बारे में था, तो शायद उन्हें तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बहुत तारीफ किया इस प्रपोजल का। और ये एक तरह से मुझे लगता है सेंट्रल लेवल का प्रपोजल है, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में मैरिज की सारी बातें आ जाती है, इसमें एक सेंट्रली डिसाइड कर सकता है, स्टेट नहीं। तो मैंने फिर सपोर्ट के लिए मतलब उनको पसंद आया, पसंद आया, तो मैंने फिर ये प्रपोजल मैंने मेनका गांधी वीमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट जो हैंडल कर रही है, मैंने उनको भेजा, वहाँ पे ये प्रपोजल सिलेक्ट हुआ था मेरा, और अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आया कि आगे क्या होगा नहीं होगा। हमें छोटे से जो है ब्रिज के लिए जो है एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं स्टार्टअप इंडिया के तहत आप, तो वो भी जानना चाहेंगे कि क्या वो छोटा सा प्रपोजल है आपका जो फ्लडेड एरिया में वो कैसे प्रभावित होगा। जी, मैं इसके बारे में पहले बताना चाहूँगा कि एसएस सर ने बताया कि मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियर रखे। तो पिछले साल हमारे कॉलेज में एक ये आया था कि एक NITTR जो कोलकाता में है, वो एक कंपटीशन करवा रही है नेशनल लेवल पे, तो सारे कॉलेजेस को कुछ ना कुछ बना के ले जाना था। तो हमने मेरे प्रोजेक्ट वगैरह कुछ मिला, प्रोजेक्ट वगैरह, तो प्रिंसिपल सर थे रवि सर जो है, और हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि कुछ ऐसा किया जाए जो सिर्फ प्रोजेक्ट ही ना हो, कुछ हमारे रीजन जो कोसी जो रीजन है काफ़ी फ्लड प्रोन एरिया में आती है, कुछ ऐसा बनाया जाए जो कम से कम फ्लड प्रोन एरिया को ये कुछ करे। और तो हम लोगों ने बस दिमाग में आया कि बैम्बू ब्रिज, क्योंकि बैम्बू ब्रिज आपको आप जैसे जाइएगा थाईलैंड वगैरह कंबोडिया में काफ़ी फेमस है, और वहाँ पे बहुत सारी ब्रिज बैम्बू से ही बनती है, जिसका उम्र लगभग 10 से 15 साल होता है। तो क्यों ना हम इस चीज़ पर ऐसा कुछ काम करें जो हम लोग ऐसा कर पाएँ, और बैम्बू चीप भी है और ये तुरंत बन भी सकता है। तो लगभग 2-3 महीना डिज़ाइन तैयार करने में लग गया, बहुत सारे स्टूडेंट भी हेल्प किए, प्रिंसिपल सर भी थे साथ में, रवि सर। तो हम लोगों ने बैठ के उसे काम किया, डिस्कशन किया, बहुत सारे टेस्ट किए, ब्रिज टूटा। फिर करते करते एक ऐसा हुआ कि जो एक मेरा ब्रिज था 1 मीटर का, वो लगभग 4 क्विंटल लोड लिया था। 1 क्विंटल का सैंपल ब्रिज बैम्बू का था, सिर्फ 1 मीटर। 1 मीटर का जो ब्रिज था, एक स्पैन था, वो 4 क्विंटल लोड लिया था। सिंपल स्टिक से हम लोग बनाए थे, तो डिज़ाइन पे काफ़ी काम किए थे हम लोग। तो वहीं फिर वहाँ पे गया, फिर लगभग पूरा इंडिया से लगभग 50 कॉलेजेस आए हुए थे, तो सिविल के भी थे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल थे। तो उसमें काफ़ी लोग प्रशंसा किए, और शायद हम लोग का पीपल्स चॉइस भी बहुत था, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ हम लोग के टेंट में ही था। और एक अच्छा से आर्किटेक्ट एक डिज़ाइन भी दिया गया था, ना कि वो सिंपल सा बांस लगे, तो एक आर्किटेक्चरल व्यू को भी देख के, डिज़ाइनिंग के भी तौर पे देख के उसको डिज़ाइन किया गया था। तो वहाँ पे हम लोग एक डायरेक्टर्स चॉइस का अवार्ड मिला था हम लोग को ब्रिज को। फिर उस ब्रिज में एक खास बात ये है कि वो 25 मीटर का स्पैन तक हम लोगों ने अभी तक काम किया है, कि 25 मीटर का स्पैन तक वो बन सकती है, जिसमें महज 15,000 रुपये खर्चा आएगा, और वो 5-6 घंटा में बन सकता है। उसको आप फोल्ड करके, मतलब फोल्डिंग में नहीं बोलूँगा, उसको आप एक्चुअली वो प्री फैब्रिकेटेड बैम्बू ब्रिज है, तो उसको आप 2 पार्ट में खोल के उसको ट्रैक्टर वैक्टर में लाद के आप कहीं भी ले आ सकते हैं, और वहाँ पे तुरंत आधे घंटे 1 घंटा में खड़ा कर सकते हैं। अचानक कहीं रोड टूट जाता है या लोग ये जा नहीं पाते हैं, कहीं लोग फंस जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए लेके बनाया गया है, मतलब तत्काल जो है वो लोगों को सुविधा मिल जाए, लोग कहीं फंस चुके हैं या कहीं आ नहीं जा पा रहे हैं। और इससे आप अक्सर टीवी में देखते होंगे कुछ नाला वाला या कैनाल को बच्चे लोग तैर के जाते हैं, तो 25 फीट का स्पैन में तो आराम से आ सकता है, और इसका उम्र जो होगा वो लगभग 2 से 3 साल होगा। तो अगर ये कोई इसमें स्किल्ड लेबर भी नहीं चाहिए, आप सिंपल से ऐसा करना है बता दीजिए, तो कोई भी बना देगा। तो 10-15 साल को लेके अगर किसी फ्लड प्रोन एरिया को या कहीं रोड टूट जाता है, क्योंकि कटिहार जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी के समक्ष आपने स्टार्टअप इंडिया के तहत जो है इसको आप रखा भी था, उनको ये प्रपोजल कैसा लगा, कैसा उनका फीडबैक कैसा लगा? उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो उन्होंने तो मुझे बोला भी था इस चीज़ को बनाने के लिए, तो शायद कुछ गवर्नमेंट होगा तो होगा ऐसा, तो उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। और ये ब्रिज 25 फीट का स्पैन तक हम लोग रिसर्च कर चुके हैं, और ये मैक्सिमम 50 फीट तक जा सकता है स्पैन। तो 50 फीट लगभग आपको 14-15 मीटर वहाँ तक आप बना सकते हैं। तो उसमें भी अगर कुछ होगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी का कुछ परमिशन या कुछ फंडिंग करती है, तो हम उस पर भी रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। और इसमें एक्चुअली बताना चाहूँगा कि इसमें लाइट मोटर व्हीकल जैसे ऑटो और छोटा पिकअप वैन, बाइक, ऑटो, सब चीज़ सब चीज़ क्रॉस कर सकता है, और बिना कुछ हुए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रपोजल है आपका। और निश्चित रूप से जिला प्रशासन, कटिहार जिला प्रशासन खास करके वैसे फ्लडेड एरिया में, जो कि कोसी हमारा जो है विशेष करके ये जून जुलाई अगस्त का जो महीना होता है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है,
और कोसी नदी के वजह से यहाँ काफ़ी बाढ़ भी की संभावना प्राय बनी रहती है। तो ऐसे क्षेत्र के लिए ये आपका जो प्रपोजल है वो काबिल तारीफ है। निश्चित रूप से इस पर जो है स्थानीय जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और बिहार सरकार को भी इस ओर जो है ध्यान देना चाहिए। अमित जी, वर्तमान में आप कटिहार जो है ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप एज ए प्रोफेसर हैं, वो वहाँ कब आपने ज्वाइन करी और कैसा लग रहा है आपको अब इस क्षेत्र में आने पर? जी, मतलब मैं तो दिल्ली में ऐसे कॉलेज के बाद में दिल्ली में जॉब कर रहा था, तो लेखनी पे इंटरेस्ट अचानक था मुझे कि मैं वहाँ पे लिख नहीं पा रहा था कहानी। मुझे ऑफिस 9 से 9 ऑफिस रहता था कि मैं रात में काम करता था, जो कि काफ़ी मेरा हेल्थ बिगड़ चुका था। तो मैंने एक फाइनली डिसीजन लिया, मैंने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद मैं कटिहार आया। पापा ने इस चीज़ में काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, पापा मम्मी दोनों ने सपोर्ट किया, क्योंकि आजकल तो जॉब मिलता नहीं है इंजीनियर्स लोग को। लेकिन मुझे मिला हुआ जॉब मैं छोड़ के आया। फिर मैं बुक में लगा, मैंने दिन रात में बुक लिखते रहता था। और बुक लिखते लिखते मैं जब बुक कंप्लीट हुआ तो मैं सोच रहा था कि कुछ और लोकल मिले, ताकि और जो मेरा कुछ काम है, क्योंकि मैं इस चीज़ प्रपोजल भी कभी काम करना चाहता था और मैं कुछ काम करना चाहता था जो कि मैं यहाँ पे रह के ही कर सकता था। तो फिर मैंने प्रिंसिपल में रवि सर से मिला था, मैं बुक लेके गया था, वो काफ़ी खुश हुए थे बुक को देख के। तो वैकेंसी था वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे सीट के लिए अप्लाई, मतलब मुझे मौका दिया पढ़ाने का। तो मैं मौका, काफ़ी खुश भी है मुझसे और शायद मेरे काम से खुश होंगे। बस फिर वहाँ से सिलसिला चलता रहा, वहाँ से प्रपोजल आया और ये हुआ। तो कटिहार आप ज्वाइन? जी, इस चीज़ में मैं पवन कुमार मिश्रा सर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। पवन कुमार मिश्रा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कटिहार के। अच्छा। एक्चुअली मैं स्कॉलरशिप में भी ये कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने बुक दिया तो वो काफ़ी खुश हुए थे मुझसे। और उन्होंने हर वक्त मुझे बुला के, चाहे मेरा न्यूज़ में भी जितना कवरेज पेपर में आना, चाहे बुक लॉन्च करवाना, सब उन्हीं का ये है। इस मुकाम तक आप पहुँचे, जो है आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स को कैसा लग रहा है? उनकी तरफ से फीडबैक, आपके जो वैसे फ्रेंड्स जो काफ़ी कहते हैं कि उस समय आपको पीछे मतलब तो वैसे फ्रेंड्स के बीच जब आए तो कैसा लग रहा है? उनको कैसा लगा? फिर क्या सब उनका फीडबैक कैसा मिला आपको? नहीं, पेरेंट्स बहुत खुश हुए, ऑब्वियसली रिलेटिव्स भी खुश हुए। पहले कुछ लोगों को लगा कि शायद मैं टाइम पास कर रहा हूँ या इग्नोर मार रहा हूँ, तो बाद में शायद उनको रियलाइज़ हो गया होगा कि हाँ, मैंने डिसीजन लिया था वो सही था। क्योंकि बहुत लोग बोल भी रहे थे कि जॉब छोड़ना और सही डिसीजन नहीं है कहानी लिखने के लिए, ये करने के लिए। क्योंकि एक शायद वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी था, अगर मैं जॉब कर रहा होता तो आज मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया कि नहीं, अब यही करना है तो करना है। फिर बहुत लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन पापा मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया, तो बस लिखा और शायद प्रूफ कर दिया कि हमें कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है आगे प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या, अब क्या करना है आगे? कुछ और भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है? आगे इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मैं बताया कि मेरा प्रपोजल अभी सेंट्रल लेवल तक पहुँच चुका है और एक मेरा NGO भी खुल रहा है। ये मतलब महिला शक्तिकरण को लेके, ये सब चीज़ को रोकने के लिए। तो वो NGO भी शायद में 1-2 महीना में वो लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद मैं सेंट्रल लेवल पर भी काम कर तक देख रहा हूँ, अगर प्रपोजल वहाँ तक भी किसी के पहुँच जाए, क्योंकि ये अगर लागू होता है तो बहुत हद तक बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा, एक नया चीज़ भारत में आ जाएगा। चलिए, कार्यक्रम समय की नज़ाकत को देखते हुए एक छोटा सा मैसेज जो अपने यूथ को, वर्तमान में जो अपने आसपास जो आपके सर्किल हैं, यूथ हैं, आज के युवा हैं, उनको क्या एक मैसेज देंगे चलते चलते? जी, ये बात मैंने एक बुक में भी अच्छे से जिक्र किया है कि अगर आप कुछ करना चाहो तो बस किसी चीज़ को करने के लिए एक चाह, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। नॉलेज और ट्रेनिंग या शिक्षा हो तो रास्ते में मिल जाती है। बस डेडिकेशन मत छोड़िए, बाकी सब अपने आप खुद हो जाएगा। चलिए, बहुत अमित जी, आप इस कार्यक्रम में आए और अपने विचारों को आज दर्शकों के बीच आप शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप निश्चित रूप से जो भी फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, आप इस क्षेत्र में और भी आगे बढ़ें। हम सब आपके साथ हैं, हमारी दुआएं, हम सबों की दुआएं आपके साथ हैं। जी, मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा रवि झा सर का और KBC न्यूज़ का, जो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपने बारे में बताने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे कटिहार के लाल, जिन्होंने अभी तक काफ़ी कुछ किया है कमाल, अमित गुप्ता। दर्शकों, इनका जो स्टार्टअप इंडिया के तहत जो ये प्लानिंग लेकर आए हैं और जो इतनी कम उम्र में, महज जो है 23 वर्ष की उम्र में जो ये 2 बुक लिखें, हम चाहेंगे कि आप जो है जो नियरेस्ट बुक्स सेंटर हैं, आप उस बुक्स सेंटर पर जा करके इनकी जो बुक्स हैं एडिक्शन और एकलव्य, आप उसे लें और ज़रूर पढ़ें, ताकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही इनका जो प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग NGO के तहत जो महिला सशक्तिकरण को लेकर ये जो प्लानिंग लेकर आए हैं, बिहार सरकार
केंद्र सरकार से मिल करके, जिला प्रशासन से मिल करके इनका जो प्लानिंग है वो फुलफिल हो और हम सबों को इससे काफ़ी लाभ मिले। कटिहार के लिए भी ये गौरव की बात है, बिहार के लिए गौरव की बात है, यूँ कहें कि भारत देश के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि इतने कम उम्र में इतना एक अच्छी सोच लेकर के अमित गुप्ता आपके बीच हैं और हम सबों की दुआएं उनके साथ होंगी। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम ऐसे ही कामयाब चेहरों को आपके बीच लेकर आएंगे इस कार्यक्रम, इस कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।